हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डीएस क्रिएटर में। आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक की, और उस टॉपिक का नाम है राज्यसभा। क्या नाम है? राज्यसभा। रीट की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप पिछले एग्जाम के जो पेपर है रीट वाले वो उठा के देख लेना। इस जो राज्यसभा का प्रश्न है वो आपको जरूर मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इस राज्यसभा की कि इसका गठन कब हुआ और पहली बैठक कब हुई और इस राज्यसभा का नाम राज्यसभा ही था क्या। तो देखिए, राज्यसभा को इंग्लिश में कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी राज्यों का संघ। काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यों का संघ। राज्यसभा की बात करेंगे उससे पहले हम बात करेंगे थोड़ी सी संसद की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? संसद की। तो आपको पता है कि संसद के 3 स्तंभ होते हैं। ठीक है, संसद के 3 मुख्य स्तंभ होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो भी आपको पता है, लेकिन हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। एक होता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। दूसरी जो आज हम पढ़ने वाले हैं राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा। उसके बाद हम बात करते हैं लोकसभा की। किसकी? लोकसभा। लोकसभा। तो संसद के 3 सदन होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इसे संसद का उच्च सदन कहा जाता है। उच्च सदन। इसे संसद का क्या कहा जाता है? निम्न सदन। निम्न सदन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किस अनुच्छेद में संसद का वर्णन है, किस अनुच्छेद में राज्यसभा का वर्णन है, किस अनुच्छेद में लोकसभा का वर्णन है और किस अनुच्छेद में है वो राष्ट्रपति का वर्णन है। तो देखिए, अनुच्छेद 79 में है वो संसद का वर्णन मिलेगा हमें। ठीक है, और राज्यसभा का वर्णन है वो अनुच्छेद 80। ठीक है, अनुच्छेद 80 में हमें जो राज्यसभा उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और अब हम बात करें लोकसभा की, तो इसमें आता है अनुच्छेद 81। अब हम बात करते हैं फिर से राज्यसभा की। तो राज्यसभा को 2 और उपनामों से जाना जाता है। एक तो कहा जाता है उच्च सदन, एक कहा जाता है स्थायी सदन। ठीक है, ये बात याद रखना चाहिए। आप 12वीं क्लास के स्टूडेंट हो या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपके टॉपिक है वो लगता है। चाहे आप 11वीं क्लास के स्टूडेंट हो, तो आप सभी के लिए ये राज्यसभा है वो मोस्ट है आप। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि और किस नाम से वो इसे जो राज्यसभा उसको जाना जाता है। तो देखिए, इसको विशेषज्ञ सदन भी कहा जाता है। विशेषज्ञ सदन भी से कहा जाता है। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि इसकी जो प्रथम बैठक कब हुई, इस राज्यसभा का गठन कब हुआ, तो वो आगे बात करेंगे। तो ये रह गया एक, ये राष्ट्रपति का वर्णन है वो अनुच्छेद 52 में मिलता है। अनुच्छेद 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, और भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। और राज्य की बात करें तो राज्य का प्रथम नागरिक है वो राज्यपाल होता है। तो ये बात भी आप याद रखना। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, साथ में कॉपी पेन रखना, तो उसमें आप इनको लिख लेना। अब हम बात करते हैं फिर से राज्यसभा की। ठीक है, राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा। तो दोस्तों, इस राज्यसभा का जो गठन हुआ था, यानी ये कब बनी थी, तो इसका गठन हुआ था दोस्तों 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा बनी थी, ये आप याद रखना, यानी इसका गठन हुआ था। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो पहली बैठक है वो कब हुई, तो वो हुई थी दोस्तों 13 मई 1954 को इसकी है वो पहली बैठक हुई थी। क्या दोस्तों
इस राज्यसभा का नाम है वो राज्यसभा ही था या इसका कुछ और नाम था? तो दोस्तों इसका पहले जब इसका गठन हुआ तो इसे जो राज्यसभा है इसका नाम था राज्यों का संघ। ठीक है, राज्यों का संघ यानी काउंसिल ऑफ स्टेट है। तो इसका नाम बदल कर वो राज्यसभा कब किया गया? तो याद रखना आप 23 अगस्त 1954 को है वो इसका नाम बदल कर है वो राज्यसभा कर दिया। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसकी संरचना के बारे में। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे इसकी संरचना के बारे में। ठीक है, यानी इसमें कितने सदस्य होते हैं, कैसे इनका चुनाव होता है, उसके बारे में। तो देखिए संरचना की बात करें दोस्तों तो इसमें जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या होती है 250। अधिकतम संख्या याद रखना, अधिकतम संख्या है वो 250 होती है, अधिकतम संख्या की बात करें। अब वर्तमान में अगर हम बात करें तो इनकी संख्या कितनी है? 245। ये भी आप याद रखना, वर्तमान में इनकी संख्या है वो 245 है। ठीक है, अब इनको अलग अलग यानी ये जो 245 सदस्य है ये कहां से आते हैं, इनका चुनाव कैसे होता है, उनकी बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कुछ सदस्य है वो मनोनीत होते हैं और कुछ सदस्यों का चुनाव होता है वो निर्वाचन प्रणाली द्वारा है वो यहां पर आते हैं। तो देखिए मनोनीत कितने होते हैं? मनोनीत होते हैं दोस्तों 12। ठीक है, मनोनीत कितने होते हैं? 12। और बात करें कि निर्वाचन कितने होते हैं? निर्वाचित होते हैं 238। कितने होते हैं? 238। लेकिन वर्तमान में वे 233 ही है वो उपस्थित होते हैं, 233 पर ही इनका चुनाव होता है। ठीक है, अब बात करते हैं फिर से मनोनीत की। तो इन्हें मनोनीत कौन करता है? तो उन्हें मनोनीत करता है दोस्तों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति है वो मंत्रिमंडल की सहायता से, सलाह से इनको मनोनीत करते हैं। और ये 12 सदस्य है वो अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, जैसे कोई मान लो कला के क्षेत्र में है वो विशेषज्ञ है, यानी उसके बारे में उसको सारी जानकारी है। कोई है वो मान लो साहित्य के क्षेत्र में है वो विशेषज्ञ है, कोई खेल के क्षेत्र में विशेषज्ञ है। ये नहीं दोस्तों, एक बात याद रखना कि ये कला के क्षेत्र में विशेषज्ञ है तो 4 इससे ले लिए और 4 इससे ले लिए, वो 4 इससे ले लिए। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये कहीं से भी ले सकते हैं। 12 है वो कला से भी मनोनीत हो सकते हैं, 12 साहित्य से भी मनोनीत हो सकते हैं और जो 12 है वो खेल से भी मनोनीत हो सकते हैं। ये बात आप याद रखना। और ये जो है वो कहां से आते हैं? जो निर्वाचित होके आते हैं वो कहां से आते हैं? तो इनका चुनाव होता है, ये आते हैं संघ शासित प्रदेश से, संघ शासित प्रदेश प्लस राज्यों से इनका चुनाव होता है और फिर ये आते हैं। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हमें आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों याद रखना कि ये जो कहा जाता नहीं कि कला साहित्य या खेल से, जो खेल में जो विशेषज्ञ होते हैं उनको चुना जाता है, तो इसीलिए वो इसे विशेषज्ञ सदन भी कहा जाता है। तो ये भी आप बात है याद रखना। अब हम बात करेंगे कि इनका जो निर्वाचन है वो कैसे होता है। किसका निर्वाचन? जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका निर्वाचन है वो कैसे होता है। तो देखिए निर्वाचन कैसे होता है तो आपको पता चल गया होगा कि कुछ आते हैं वो संघ शासित प्रदेश से आते हैं और कुछ आते हैं वो आते हैं राज्यों से। ठीक है, ये बात आप याद रखना। तो देखिए आगे हम बात करें इसकी। तो जो निर्वाचित होते हैं सदस्य, निर्वाचित वो कहां से आते हैं? तो वो राज्यों के विधानमंडल से आते हैं। कहां से आते हैं? राज्यों के विधानमंडल से, विधान
मंडल से ये सदस्य है वो आते हैं, ठीक है, राज्यों, ठीक है, ये बात आप याद रखना। कहां से आते हैं? राज्यों के विधानमंडल से हैं वो आते हैं। अब हम बात करें आगे, इनका चुनाव है वो अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होता है। जो विधानमंडल के सदस्य हैं उनमें से ही जो राजस्थान के 10 राज्यसभा में सदस्य आते हैं वो वहीं से आते हैं, ये बात भी आप याद रखना। राज्यसभा में राजस्थान के 10 सदस्य आते हैं, ये बात भी आप याद रखना। अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा इनका निर्वाचन होता है, इनका चुनाव होता है। इसे हम यह भी बोल सकते हैं कि एकल संक्रमणीय आनुपातिक चुनाव प्रणाली द्वारा, ठीक है, यह भी आप बात याद रखना क्या कि एकल संक्रमणीय आनुपातिक चुनाव प्रणाली द्वारा है वो ये चुनकर आते हैं, उनका चुनाव है वो इससे पद्धति से होता है। अब हम बात करें आगे, तो देखिए अनुसूची 4 में राज्यों के आधार पर है वो सीटें दी गई है। यहां पे लिखता हूं मैं, अनुसूची 4 में राज्यों की जनसंख्या के आधार पर सीटें दी गई है, ठीक है, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे वो राज्य हो, यानी जिस राज्य की जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उस राज्य से उतने ज्यादा है वो राज्यसभा सदस्य आएंगे। तो बात करते हैं, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो देखिए क्या बोला है कि अनुसूची 4 में राज्यों की जनसंख्या के आधार पर सीटें दी गई है, यानी उस अनुसूची 4 में यह वर्णन है कि राज्यों की जनसंख्या के आधार पर ही राज्यसभा के सदस्य हैं वो आगे जाएंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं यूपी की, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वही है और राज्यसभा की जो सीटें हैं यूपी की वो कितनी है? 31 है। बात करते हैं राजस्थान की, तो आपको मैंने बता दिया कि कितनी है राजस्थान की, 10 सीटें हैं, ठीक है। जो 233 सदस्य है उनमें से 10 सीटें हैं वो राजस्थान से आती है, ठीक है। राजस्थान में विधानमंडल में कितने सदस्य हैं? 200 सदस्य हैं। 200 सदस्यों में से 10 सीटें हैं वो राज्यसभा की निकल कर आती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, एक और बात रखना, जो यूएसए है, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो देखिए यहां पर सीटें हैं वो बराबर दी गई है, कहने का मतलब है कि चाहे तो उस राज्य का आकार कितना भी बड़ा हो, चाहे उस राज्य की जनसंख्या है वो कितनी भी बड़ी हो, सीटें हैं वो सभी को क्या मिलेगी? सभी राज्यों को बराबर मिलेगी। लेकिन हमारा जो भारत है उसमें ऐसा नहीं है, जनसंख्या के आधार पर है हमें सीटें दी गई है। आगे हम बात करते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे योग्यता की, कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए वो कितनी योग्यता चाहिए, ठीक है, क्या अर्हताएं चाहिए, तो वो बात करते हैं। देखिए योग्यताएं या बोल सकते हैं अर्हताएं, ठीक है। तो देखिए पहली योग्यता क्या है? आप जानते हो, आपने 12वीं में 11वीं में पढ़ा है, तो जो वह भारत का नागरिक हो। एक दूसरी की बात करें तो उसकी उम्र, किसकी? जो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार खड़ा हुआ है, ठीक है, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो। दोस्तों मैं आयु बता देता हूं आपको, देखिए ये संसद है,
यहां पे लिख देता हूं, ये संसद है, ठीक है, इसके 3 भाग है ना, यहां लोकसभा, ठीक है, यहां पर लोकसभा, यहां पर राज्यसभा और यहां पर राष्ट्रपति, ठीक है। तो देखिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए 30 वर्ष, और जो राष्ट्रपति है उस राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए 35 वर्ष। ये भी आप याद रखना, ठीक है। हमारी हो गई आयु, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। वह मानसिक रूप से दिवालिया ना हो, या हम कह सकते हैं कि मानसिक रूप से अस्वस्थ न हो, ठीक है। और हम बात करें कि वो किसी भी पद पर क्या ना हो, किसी भी लाभ के पद पर आसीन ना हो, यानी वो गवर्नमेंट जॉब में ना हो, किसी भी पद पर, किसी भी लाभ के पद पर, किसी भी लाभ के पद पर न हो, ठीक है। ये बात आप याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं इसके कार्यकाल की। तो चलिए बात करते हैं कार्यकाल की, कि इसका कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों बात करते हैं कार्यकाल की। तो कार्यकाल की बात करें तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है वो एक व्यक्ति का 6 वर्ष होता है, ठीक है, एक व्यक्ति का 6 वर्ष है, ठीक है। और ये राज्यसभा ये तो निरंतर चलती रहती है, इसीलिए इसे स्थायी सदन कहा जाता है, ठीक है। एक व्यक्ति का 6 वर्ष, तो इसको मैं आपको समझाता हूं, देखिए। और 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में त्यागपत्र देते हैं। ये क्या सिस्टम है? तो देखिए दोस्तों 150 सदस्य, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, 2012 में चुनाव हुए, फिर 2014 में हुए, फिर 2016 में हुए, फिर 2018 में हुए, फिर 2020 में हुए, उसके बाद 2022 में हुए और उसके बाद 2024 में हुए, ठीक है। तो देखिए यहां पर 50 सदस्य चुने गए, 50 सदस्यों का चुनाव हुआ, फिर यहां पर हुआ 50 सदस्यों का चुनाव, फिर यहां पर हुआ 2016 में 50 सदस्यों का चुनाव। अब की बार जब चुनाव होगा तो ये जो 2012 में 50 सदस्य चुने गए थे उनको त्यागपत्र देना होगा, ठीक है, उनको त्यागपत्र देना होगा, क्योंकि इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष है, वो समाप्त हो जाता है, इसीलिए ये अपने पद से अपने आप है वो त्यागपत्र दे देते हैं, ठीक है। अब बात करें 2014 की, तो ये जो 2014 में 50 सदस्य चुने गए थे, तो यहाँ पे 50 नए आएंगे, ये इस्तीफा दे देंगे, उसके बाद ये प्रक्रिया इसे चलती रहेगी। 2020 में चुनाव होंगे तो जो 2014 में सदस्य चुने गए थे उनको क्या करना होगा? इस्तीफा देना होगा, और फिर से यहाँ पे 50 सदस्य नए चुने जाएंगे। उसके बाद बात करें कि 2016 में जो सदस्य 50 चुने गए थे उनको 2022 में इस्तीफा देना होगा। इस तरह से ये निरंतर प्रक्रिया वो चलती रहती है, इसीलिए इस सदन को कहा जाता है स्थायी सदन, ठीक है। तो ये भी आप बात है याद रखना, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम बात करते हैं आगे। दोस्तों एक प्रश्न है वो यहां से जरूर उठाएगा एग्जामिनर, क्योंकि हर जो एग्जाम होता है उसमें यहां से पूछा जाता है, ठीक है, एक सवाल है वो यहां से पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें एक सभापति होता है, सभापति, ठीक है, और ये सभापति कौन होता है? वो होता है भारत का उपराष्ट्रपति,
उपराष्ट्रपति, इसका पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, सभापति भारत का उपराष्ट्रपति है, वो इस राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये बात आप याद रखना। और ये जो पदेन सभापति होता है वो ना तो लोकसभा का सदस्य होता है और ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है, यानी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, राष्ट्रपति ये क्या काम करता है, जैसे ये संसद के सदस्य बैठे हैं, ठीक है, ये संसद के सदस्य बैठे हैं, यहाँ पर सभापति बैठे हैं, सभापति ये जो वार्तालाप करते हैं, जैसे ये एक पार्टी है, ये पार्टी है, ये मान लो ये बीजेपी है और ये कांग्रेस है, तो ये बताएंगे कि अब आपकी बारी है, आप बोलो, फिर इनको बताएंगे आप चुप रहिए, अब आपकी बारी आप बोलो, तो ये इनका इस प्रकार से है वो संचालन करते हैं। कौन? उपराष्ट्रपति। और जो उपराष्ट्रपति का वेतन है वो उपराष्ट्रपति खुद का वेतन नहीं होता है, उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं उसी वजह से। ठीक है, राज्यसभा का जो वेतन होता है वो मिलता है किसका? सभापति का। ये बात आप याद रखना। और उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं होता है। ठीक है, वो सभापति होते हैं इस सदन के, इसलिए उनको ये वेतन मिलता है। ये बात भी आप याद रखना। एक होता है उपसभापति, उपसभापति। ये उपसभापति क्या काम करता है? जब ये उपसभापति आता कहां से है? जो ये सदन के सदस्य हैं उनमें से एक को बनाया जाता है। जैसे कि उपसभापति है वो अनुपस्थित हो गए, या राष्ट्रपति है उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, या उनके कोई और काम हो गया, तो वहां की जो सीट है वो उपराष्ट्रपति संभालेंगे और यहाँ की जो सभापति की सीट है वो उपसभापति संभालेंगे। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।